हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा शुद्ध नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक होगा अनुच्छेद। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो भारत में राज्य होंगे और उन राज्यों से जो मिलकर एक संघ बनेगा जिसका नाम भारत होगा। ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, माना कोई हिस्सा है भारत के आसपास या कहीं, तो वो कहता है हमें भारत में रहना है, तो उसको एक राज्य बना लिया जाएगा और भारत में उसको प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी और उसकी स्थापना की जाएगी अनुच्छेद 2 के तहत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना था, ऐसे ही कोई बड़ा राज्य है तो उसका विभाजन करके एक राज्य बनाया जा सकता है। तो नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। राज्य की सीमाओं और नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे दोस्तों केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है, इस तरीके से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित कुछ अधिनियम है नागरिकता से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में आया था। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। फिर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा मौलिक अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने पूरे मौलिक अधिकार जितने भी हैं उन सबको कवर किया है और आपको मौलिक अधिकार या संविधान के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे कर लीजिए, इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाएंगे। तो भाग 3 को देखते हैं। इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। भाग 3, ये भाग 3 में मौलिक अधिकार को दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। कई बार ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके जो नियम है। अनुच्छेद 352 देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई भारी जो अन्य देश है वो हमारे ऊपर मतलब हमारे देश पर आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति हो, तो उस समय जो राष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे भारत में। तो उस समय स्थिति में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है, यानी कि उनको समाप्त किया जा सकता है। उन मौलिक अधिकारों का कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 19 के संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 को कानूनी अधिकार कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा ये 19 में था संपत्ति का अधिकार, अब इसे हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये 7 मौलिक अधिकार थे। अब मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वर्तमान में वो 6 है। नेक्स्ट देखते हैं कराची 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन था। 1931 में इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि मूल अधिकारों का प्रारूप भी इन्होंने तैयार किया था। जो प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव है वो भी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो मूल अधिकारों को भी प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो हम देखते हैं लाइन वाइज कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो सबसे पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक
इसमें समता और समानता का अधिकार है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर देखते हैं हम पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये भी आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक था, तो 25 से 28 तक। इन्हें अच्छे से आप एक बार देख लेना और अच्छे से इन्हें याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 के 6 अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार। जो हमारा पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, इसमें लिखना हो गया 14 से लेकर 18 तक है समता या समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 में देखते हैं क्या बताया गया, इसमें विधि के समक्ष समानता, यह राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। इसमें बताया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो राज्य में कानून होंगे वो सभी पर लागू होंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल या जाति का हो, चाहे एसटी हो चाहे जनरल हो, लिंग या महिला पुरुष कोई भी लिंग हो, जन्म स्थान उसका कुछ भी हो, चाहे वो तमिलनाडु से आता हो चाहे उत्तर प्रदेश से चाहे दिल्ली से, आदि के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं होगा। जो सबके लिए कानून होंगे या जो सबके लिए होगा वही उसके लिए होगा, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोक नियोजन अवसर में समानता। लोक नियोजन यानी कि जो सरकारी नौकरियां या वगैरह कुछ भी चीज़ होती है जो सरकार से रिलेटेड होती है या किसी भी चीज़ में राज्य के अधीन किसी भी पद पर, मतलब राज्य ने कोई भर्ती निकाली है, वैकेंसी, नियुक्ति, नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो उसके लिए जो उसमें दिया हुआ होता है उसके अनुसार जो भी मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं वो सबके लिए समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन की समानता अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, मतलब छुआछूत का उन्मूलन, यानी छुआछूत का नाश किया मतलब खत्म किया जाएगा छुआछूत को। इसके लिए दंड अपराध घोषित, अगर कोई छुआछूत करता है कि उसको छुआछूत फैलाता है कि उसको नीचे, मतलब जैसा होता था ना कि उसको नीचे बैठाना या उससे ये उस मतलब जाति का है ये, तो उसके लिए दंड घोषित किया गया है कि किसी से भी अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि सेना और विधा संबंधी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मान लिया सेना को कोई भी उपाधि, सम्मान तो कर सकता है राज्य सरकार, मतलब किसी हमें जो सेना का अधिकारी है उसको सम्मानित करना है वो कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, दे सकते। इसे राष्ट्रपति या केंद्र सरकार ही उसको उपाधि देगी। और अगर किसी कहीं से हमें कोई उपाधि लेनी है या कोई वो लेना है तो उसके लिए हमें पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें दूसरा देश जो है वो सम्मानित करना चाहता है, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें बताया गया है कि उपाधियों का अंत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत। इसमें अनुच्छेद 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, कि आप देश में हो तो आप कुछ भी मतलब बोल सकते हो,
कैसे बोल सकते, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, अगर प्रेस जो है किसी माध्यम से किसी अपराधी को पकड़वाती है तो वो उस अपराधी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रेस के जो बयान या कुछ भी होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप बोल सकते हो, लेकिन सरकार मतलब जो कानून होगा वो अलग से कार्रवाई करेगा। तो बोलने की स्वतंत्रता है आपको अपने देश में। 19A में ये बताया गया है। 19B देखते हैं, शांतिपूर्ण बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अगर आप जैसे देखते हो कि जैसे सरकार की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, कोई अधिनियम बनाया सरकार ने तो आपको पसंद नहीं आया, तो आप सभा, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और वो लीक हो गया था, तो आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने, एकत्र करके मतलब आदमियों को इकट्ठा करके सभा कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है आपको बिना हथियार के। नेक्स्ट देखते हैं 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कि आप शांतिपूर्ण संघ बना सकते हैं अपना, बहुत से व्यक्तियों को मिलाकर, इसकी भी स्वतंत्रता है आपको। 19D में देखते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कि भारत के किसी भी कोने में आप आ जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोका जाएगा कहीं भी आने जाने से। नेक्स्ट देखते हैं 19E में होगा देश में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, कि देश में किसी भी निवास पर, जैसे देखा होगा आपने दिल्ली में दूर दूर से लोग बेरोजगार होते हैं, तो रोजगार की तलाश में दिल्ली जैसे एरियो में आके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देश के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है, कि आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाकर अपना रह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। 19G में देखते हैं, कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कि आप कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं जो कानून के दायरे में होते हैं और जीवन चला सकते हैं अपना, उसकी भी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये अनुच्छेद 20 उनके लिए है, मान लिया किसी ने कोई अपराध कर दिया है और उस पे ये सिद्ध हो गया कि हाँ ये अपराध या ये जो काम किया है ये इस इंसान ने किया है और ये अपराध इसने किया है, तो उसको भी हमारा जो संविधान है उसको भी संरक्षण करता है। उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर कोई अपराधी है और इस पे ये दोष सिद्ध हो गया कि हाँ ये अपराध इसने किया, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी उसको, अगर उसने कोई अपराध किया है तो एक ही अपराध किया, उसको एक ही बार सजा होगी उस अपराध के लिए, बार बार उसको सजा नहीं होगी। अपराध के समय जो कानून था उसके तहत ही सजा होगी। मान लिया किसी ने कोई अपराध अब किया है और 20 साल बाद उसको सजा मिलने लगी, तो उस समय जो सजा का प्रावधान है वो कठोर या सरल हो तो उसके अनुसार नहीं होगी। जो जिस समय उसने अपराध किया है उसी कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लिया कोई किसी ने किसी को मतलब कुछ कर दिया या फिर मर्डर वगैरह कर दिया, तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने लिए गवाही दो, कि वो नहीं मान रहा कि मैंने नहीं किया, तो वो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने लिए गवाही दे। उसकी मर्जी है, उसको ये स्वतंत्रता है कि उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने विरुद्ध गवाही दे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कि जो प्राण और दैहिक है उसकी स्वतंत्रता का सुरक्षण। तो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जैसे कि किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसके दंड के रूप में फांसी की सजा या वगैरह दे दी जा सकती है। उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, कि आप किसी का जीवन नहीं ले सकते, किसी को मार नहीं सकते, उसकी स्वतंत्रता या फिर उसको बंद करके रख दिया कहीं पे कि यहाँ पे रहना है तुम्हें, तो वो नहीं कर सकते। तुम्हें उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये इसमें अनुच्छेद 21 क्या में बताया गया है कि आप किसी की प्राण नहीं ले सकते और उसकी दैहिक स्वतंत्रता को नहीं ठेस पहुंचा सकते। अनुच्छेद 21 में बताया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा अनुच्छेद 21 क्या। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा बिना पैसों के।
इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था। तो जो 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षक उपलब्ध कराएगा, ये एक मौलिक अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षक मनमाने ढंग से हिरासत में लिया हो। मान लिया किसी अधिकारी से या फिर किससे आपकी कोई मुँह बहस हो गई और उसने उसमें दशाओं में गिरफ्तारी कर लिया, निरोध संरक्षण मनमाने ढंग से आपको हिरासत में ले लिया, तो उसके लिए भी आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं कि आप अपनी जो गिरफ्तारी है उसका विरोध कर सकते हैं। उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। उस अधिकारी को या जिसने भी आपको अरेस्ट किया है उससे आप पूछ सकते हैं कि आप उसे क्यों हिरासत में ले आए, क्यों आपको उसने अरेस्ट किया, उसको कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष उसको आपको पेश करना पड़ेगा कि मान लिया उसने अरेस्ट कर लिया तो ऐसा नहीं कि थाने में बिठा के रखा हुआ है, आप उसको न्यायालय, जो न्यायालय होगा उस 24 घंटे के अंदर वहाँ पर उसको पेश करना होगा आपको। और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है आपको कि ऐसा नहीं कि आप किससे सलाह नहीं ले सकते, किससे बात नहीं कर सकते, तो आप अपना जो वकील होगा उससे सलाह ले सकते हैं कि इसमें क्या करना है। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 22 के तहत कितने प्रकार, तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 22 3, 4, 5, 6 निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून वह होता है, मान लिया कोई व्यक्ति किसी को मारने वाला है तो उसको तुरंत रोक लिया गया, वो मार नहीं पाया, तो उसको निवारक निरोध कानून कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जाता है, इसमें उसे अपराध करने से रोका जाता है कि मान लिया वो मार रहा है और उसे मारने से रोक लिया तो उसको पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब वो मारने वाला होगा। इसका उद्देश्य जो है व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है कि मान लिया जो वो अपराध कर रहा था ना, उसको दंड नहीं मिलेगा उसको, लेकिन उसको अपराध करने से रोकना इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22, इसका उद्देश्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ अधिनियम भी हैं। निवारक निरोध अधिनियम देखते हैं कब आया था। ये 1950 में आया था पहली बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। और इसमें अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार बलात्कार संपर प्रतिषेध। किसी व्यक्ति को खरीद, मतलब किसी व्यक्ति, कोई पुरुष या स्त्री कोई भी हो, कि आप उसे खरीद नहीं सकते। मान लिया कहीं से होता है ना कि उसको खरीद के लिया, वो हमारे घर में काम करे या कुछ भी, उसको दुर्व्यापार बलात्कार संपर प्रतिषेध है कि आप किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री या सम निषिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मान लिया उसको खरीद के लाए और फिर उसको अपने घर में या फिर अपने कारखानों में काम करा रहे हैं, तो ये गलत है। उस अनुच्छेद 23 के जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 24 देखते हैं, इसमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों को कारखानों जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मान लिया कोई 14 वर्ष से कम का आयु का बच्चा है तो उसे आप कारखानों या जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वो पढ़ाई की उम्र होती है, ना कि काम करने की। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 होगा अंतःकरण, धर्म, आबद्ध रूप, मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर मतलब जो अंतःकरण, मतलब इसमें आप अपने धर्म के जो मानना चाहे वो मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को मानना, मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो आपका खुद का डिसीजन है। उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अपने आपकी स्वयं की श्रद्धा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है और ये भी एक मौलिक अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को धर्म के लिए संस्थाओं, मान लिया कोई संस्था है तो आप उसमें उसके दान देना चाहते हैं, उसका पोषण करना चाहते हैं, संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, तो आप उसके लिए संपत्ति अर्जन करना चाहते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको कि आप कोई भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध में अपना दान पोषण जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 है व्यक्ति को दान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लिया कोई मंदिर या ट्रस्ट या कुछ भी है तो आप किसी को ये बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसमें इतना ही दान दो। उसकी इंसान की श्रद्धा है, वो दान दे भी सकता है या नहीं भी, उसका खुद का वो है। तो इसमें आप मतलब किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता दान देने के लिए या कुछ भी उसमें अनुदान या फिर जो भी कुछ भी करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। वो स्वतंत्र है, वो दान दे भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 28, राज्य विधि पूर्णतः किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान लिया राज्य विधि पूर्णतः यानी कि स्कूल कॉलेजों में कोई शिक्षा संस्थान में कोई धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें सिर्फ पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। कोई विशेष धर्म को लेकर उससे संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 ये कहता है। फिर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वो होगा, ये है हमारा टॉपिक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक इसमें बताया गया है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, बाकी से कम होती है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अनुच्छेद 29 में देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जनजाति होती है, अल्पसंख्यक होती है, उनके हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। मान लिया कोई अल्पसंख्यक है, कम संख्या है लोगों की और उनकी कोई अपनी खुद की भाषा या संस्कृति है, उसको वो सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब बोल रहे हैं या सबकी जो संस्कृति है उसके अनुसार ही चल रहा है। उनमें खुद की उनकी संस्कृति है, भाषा, उसके अनुसार वो चल सकते हैं। उन्हें किसी भी सरकारी संस्थाओं में प्रवेश पर नहीं रोका जाएगा। मान लिया कोई जनजाति या कुछ भी है, उनको सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनको अस्पताल वगैरह में भी हर चीज़ में करा जाएगा, बराबरी का वो दिया जाएगा दर्जा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यकों को चलाने का अधिकार। इसमें बताया गया है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षा संस्थान, मान लिया कोई अल्पसंख्यक जनजाति है, वो स्कूल खोलना चाहते हैं तो वो स्कूल खोल सकते हैं और चला सकते हैं और उन्हें सरकार भी अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। मान लिया उनको अनुदान नहीं देगी सरकार, जो सबके साथ करेगी वही उनको भी अनुदान देगी अगर उन्हें अनुदान की आवश्यकता है। तो ये इस बारे में बताया गया है अनुच्छेद 30 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 32, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसको संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित का अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको कहाँ पर प्रवर्तित किया जा सकता है या इनके लिए कौन रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 266 के तहत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों वो होता है जो केंद्र में होता है, जैसे दिल्ली में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जो पूरे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है। तो 266 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई कितनी रिट होती हैं, 5 रिट होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार हिंदी में ना आकर इंग्लिश में आ जाता है हैबस कर्पस। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अवैध रूप से बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मान ले किसी अधिकारी ने किसी को अवैध रूप से, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसको ऐसे ही बंदी बना लिया, तो उस समय और सीमा के हिसाब से उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे में। अधिकारी को ये आदेश दिया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, ये न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं परमा आदेश मैंडमस, ये अधिकारी के कर्तव्य का पालन का आदेश देता है। मान लिया अधिकारी को कहा कि आप उसको न्यायालय के समक्ष पेश करो और फिर भी वो नहीं कर रहा, तो उसको उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है परमादेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध लेख प्रोहिबिटेशन, आपने यहाँ कार्रवाई न करे। मतलब जो ऐसा है कि कुछ ऐसे होते हैं मामले जो जिनकी कार्रवाई जो छोटे न्यायालय होते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मान ले कुछ जो
बाहर जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही उनकी कार्रवाई की जा सकती है। तो जो अधीनस्थ जो जिलों में न्यायालय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो उनको ये आदेश देता है कि निम्न न्यायालयों और अर्धन्यायिक न्यायाधीशों को कि आप इस मामले में कार्रवाई ना करें, ये अधिकार क्षेत्र आपके बाहर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेषण। ये सेंटोरियन सर्टोरेरी उत्प्रेक्षण अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजना। मान लिया जैसे ये जिला न्यायालय होते हैं, जिलों में न्यायालय होते हैं, इनके पास बहुत समय से कोई लंबित मुकदमे पड़े हैं, तो इनके न्याय निर्णयों के लिए आप वरिष्ठ न्यायालय को इन्हें भेजें, अपने पास पड़े रहने न दे कि आप बहुत समय से पड़े हैं मुकदमे, उनको देख ही नहीं रहे, तो आप इन्हें वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ये इसमें आदेश दिया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत कम शब्दों में इनको लिखा है ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा अधिकार प्रेक्षालेख। अधिकार प्रेक्षालेख को वारंटो बोला जाता है इसे, और ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करें जिसके रूप में कार्य करने का वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। माना नियुक्ति किसी की हुई और जो नौकरी करने कोई और आ रहा है या फिर सर्विस करने कोई और आ रहा है, तो ये उसके लिए आदेश दिया जाता है कि तब अधिकारियों को कार्य न करने का आदेश दिया जाता है। जांच की जाती है कि मान लो कोई बहरूपिया है, उसकी पेपर किसी ने क्लियर किया और सिलेक्शन किसी का हुआ और कोई और आके उसके पद पर काम कर रहा है, तब अधिकारी को कार्य न करने का आदेश दिया जाता है। अधिकार प्रेक्षालेख में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। दोस्तों मौलिक अधिकारों में समय समय पर संशोधन हुए हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन। देखते हैं। पहला हुआ था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 20 में संशोधन का अधिकार देता है संसद को। इसके माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी थी कि इसमें मूल अधिकारों में अब संशोधन नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 368 के माध्यम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आया 24वें संविधान संशोधन 1971। इसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 पर संशोधन किया गया कि इसमें दोबारा जो कहा गया है कि 368 के माध्यम से मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 13 था उसमें संशोधन किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आया अनुच्छेद 368 प्रक्रिया के द्वारा इसमें मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, इसमें कहा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। फिर आया हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब मूल ढांचा कि वो संविधान को कमजोर नहीं कर सकती। अगर संविधान को दृढ़ या विस्तार कर सकते हैं, जैसे प्रस्तावना या फिर मौलिक अधिकार, इनमें कठोर या फिर मजबूतीकरण कर सकती है तो वो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आया हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे की रक्षा का अधिकार दिया गया न्यायालय को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों इससे अलग आपको संविधान में किसी से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी पीसीएस, आरओ सभी के लिए ये वीडियो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।